हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण के बारे में। इनके बारे में हम सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं जयप्रकाश नारायण के समाजवाद पर गांधी जी के विचार। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे, उनका जो समाजवाद ठीक है था, उस पर गांधी जी के क्या विचार थे, सबसे पहले तो ये देख लेते थे गांधी जी इनके समाजवाद के बारे में क्या कहते थे। तो महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण को भारत में समाजवाद का अधिकृत विद्वान मानते थे, और उनके शब्दों में वे सामान्य कार्यकर्ता नहीं हैं, वे समाजवाद के अधिकारी हैं। यानी कि गांधी जी ऐसा मानते थे कि वह सामान्य कार्यकर्ता नहीं है जयप्रकाश नारायण, बल्कि एक समाजवाद के अधिकारी हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जो है समाजवाद के आर्थिक सामाजिक पुनर्रचना का सिद्धांत मानते थे, और वे समाज के सभी पक्षों का पुनर्गठन करना चाहते हैं, और उनका उद्देश्य संपूर्ण समाज का संभावित और संतुलित विकास करना है। यानी कि जो समाज के सभी क्षेत्रों का पुनर्गठन करने की ये मांग करते हैं, और उनका मेन उद्देश्य क्या था इसको करने के लिए? तो संपूर्ण समाज का संभावित और संतुलित विकास करना, जिसमें जो है सारी जो ही वर्ग के लोगों को, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे बंधुआ वर्ग हो, कोई भी वर्ग भी हो, तो उसमें सभी को समान अधिकार मिल सके। इसके लिए जो है ये इनका एक समाजवाद अलग ही प्रकार से इनके समाजवाद के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार क्या थे। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे, इनके राजनीतिक विचार कैसे थे? तो अगर आप सचमुच स्वतंत्रता और स्वाधीनता की परवाह करते हैं, तो बिना राजनीति के कोई लोकतंत्र या उदार संस्था नहीं हो सकती, और राजनीति के रोग का सही मारक और अधिक एवं बेहतर राजनीति ही हो सकती है, राजनीति का अपवर्जन नहीं। यानी कि जो इनका क्या मत था कि अगर आप सचमुच स्वतंत्रता स्वाधीनता की परवाह करते हैं, तो बिना राजनीति के कोई लोकतंत्र या उदार संस्था नहीं हो सकती। यानी कि कोई भी संस्था या जो है कोई भी संस्था है या लोकतंत्र है, तो उसमें राजनीति होगी ही। बिना राजनीति के कोई भी लोकतंत्र या संस्था नहीं हो सकती। ऐसा किसका मानना था? इनका मानना था। ठीक है, राजनीतिक से रिलेटेड विचार। और पश्चिम की जो वर्तमान राज्य व्यवस्था का आधार विकीर्ण मानव समाज है, जिसमें राज्य का निर्माण व्यक्तिक ढांचे पर हुआ है, किंतु यह आधार गलत है, क्योंकि इसमें मनुष्य की सामाजिकता और समाज के वैज्ञानिक संगठन दोनों की उपेक्षा होती है। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो पश्चिमी सभ्यता जो है, वहां पर जो भी जो है राज व्यवस्था के आधार हैं, उनको अच्छा नहीं माना है। ठीक है, इसके बाद जयप्रकाश नारायण और लोकतंत्र। तो इसको देखते हैं। तो लोकतंत्र की समस्या मूलतः नैतिक समस्या है, और संविधान, शासन प्रणाली, दल, निर्वाचन, ये सब लोकतंत्र के अनिवार्य अंग हैं। किंतु जब तक लोगों में नैतिकता की भावना ना रहेगी और लोगों का आचार विचार ठीक नहीं रहेगा, तब तक अच्छे से अच्छे संविधान और राजनीतिक प्रणाली के बावजूद लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे वर्तमान उद्योगवाद, फिर वह भले ही पूंजीवाद हो या समाजवादी या कम्युनिस्ट हो, ने जिस भौतिकवादी प्रवृत्ति की सृष्टि कर रखी है, उसके साथ लोकतंत्र का मेल नहीं खाता। दोनों साथ नहीं चल सकते। मेरी मान्यता है कि यदि मनुष्य वास्तविक रूप से स्वतंत्रता और स्वशासन की स्थिति का उपभोग करना चाहता है, तो उसे स्वेच्छा से अपनी जरूरतें घटानी होगी। यानी कि कोई भी मनुष्य जो है वो स्वतंत्रता चाहता है, और स्वशासन खुद जो है अपने देश पर या अपनी जगह पर शासन करना चाहता है, तो उसे अपनी जो है स्वेच्छा से, अपनी मन से अपनी ज़रूरतों को घटाना होगा। यदि वो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं पालेगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कि उसे उसके लिए जो है किसी के जो है अधीन कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जो है पूरी तरह से वो स्वतंत्र होकर वो क्या करेगा, नहीं रह पाएगा। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। इसके बाद देखते हैं जयप्रकाश नारायण और अहिंसा एवं शांति। यानी कि हिंसक क्रांति हमेशा किसी न किसी रूप में तानाशाही को जन्म देती है, और क्रांति के बाद विशेषाधिकार युक्त शासकों और शोषकों का नया वर्ग तैयार हो जाता है, और समय के साथ साथ जनता मोटे तौर पर एक बार पुनः प्रजा बनकर रह जाती है। और दुनिया भर की हिंसक क्रांतियों का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि पुराने समाज
को तोड़ने में हिंसक क्रांति लंबे अरसे बाद सफल होती है और उसके बाद नए समाज के निर्माण में भी बहुत से जो है समय लग जाता है तथा निर्माण धीरे धीरे ही हो पाता है। दूसरी तरफ अहिंसक क्रांति में पुराने समाज को बदलने और नए समाज को गढ़ने का काम साथ साथ होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है इनके जो है। तो जयप्रकाश नारायण और शिक्षा पद्धति, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है इनकी इनके अनुसार शिक्षा पद्धति जो है कैसी होनी चाहिए। तो युवक युवतियों में ज्ञान और हुनर हासिल करने की सच्ची आकांक्षा होना ज़्यादा अच्छी और पहली आवश्यकता है। मुझे यह देखकर बहुत बड़ा धक्का लगा कि हमारे छात्रों में बहुत थोड़े से ही ऐसे हैं जिनमें इस तरह की आकांक्षा है, शेष केवल कोई शैक्षिक उपाधि चाहते हैं। यानी कि इनका क्या मानना था कि ये क्या देखते हैं युवक और युवतियों में कि बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जिनमें कुछ हुनर हासिल करने की या ज्ञान पाने की आकांक्षा या इच्छा हो। वे देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा हैं वो केवल एक डिग्री मात्र पाना चाहते हैं, बल्कि डिग्री बस चाहते हैं, ना कि वे मन से पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसा देखने को इनको मिला समाज में। ठीक है, इसके बाद वास्तव में शिक्षा में कोई मौलिक परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक या तो पहला ऑप्शन क्या है कि उपाधियां समाप्त ना कर दी जाएं, या फिर दूसरा है नंबर उपाधियों का रोजगार से कोई संबंध ना रहे। यानी कि जो शिक्षा में मौलिक परिवर्तन ये चाहते हैं तो वो कब तक संभव नहीं है, जब तक कि कोई भी उपाधियां समाप्त ना कर दी जाए। यानी कि जो विभिन्न प्रकार की जो कार्य पढ़ाई करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं या फिर जो भी डिग्री वगैरह मिलती है, तो ये सब चीज़ें जो है क्या होता है कि लोगों को, कोई भी युवक युवतियों को इस प्रकार से प्रेरित करती है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, ना कि ये कि वे उन हुनर वाली पढ़ाई करें या जो हुनर सीखें किसी चीज़ का। इस प्रकार से ये पढ़ाइयाँ नहीं होती। तो इनका मानना था कि जो है उपाधियों को समाप्त कर देना चाहिए और उपाधियों का जो है रोजगार से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तभी जाके एक मौलिक परिवर्तन संभव हो पाएगा शिक्षा में। ठीक है, इसके बाद जयप्रकाश नारायण और अर्थशास्त्र। आज के अर्थशास्त्री सिद्धांत एक विशेष प्रकार की समाज व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जिस जीवन पद्धति द्वारा शासित होते हैं वह पद्धति है असीम भौतिक समृद्धि की, लेकिन अर्थशास्त्र के और भी सिद्धांत हो सकते हैं जो ऐसी समाज व्यवस्था के लिए हों जिसका नियमन भिन्न प्रकार के सामाजिक विधान द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद है अगला, हमारे देश के आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो सबसे पिछड़े लोगों की ओर सबसे पहले ध्यान दे और सबसे पहले किनारे पड़ गए या फिर पिछड़े रह गए लोगों से शुरुआत करना जरूरी है। और आज के विकास की प्रचलित विचारधारा इस प्रश्न की एकदम उपेक्षा करती है। यानी कि जो समाज इनका अर्थशास्त्र के प्रति क्या कहना था कि जो है सबसे पहले जो विकास हो तो सबसे पहले पिछड़े लोगों का हो, जो किनारे पड़ गए हैं या पिछड़े रह गए हैं उनका सबसे पहले विकास होना चाहिए। और उनको जो है एक प्रचलित विचारधारा के साथ जो है ये मतलब समाज के जो है समान रूप से समान वर्ग के समान ही लेकर आना चाहिए, मतलब कि सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे वो पिछड़ा हुआ वर्ग का ही क्यों ना हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जयप्रकाश नारायण और राष्ट्रवाद। जब तक प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होगा तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। और भारत में सांस्कृतिक एकता होते हुए भी राजनीतिक एकता का जो है अभाव है। ब्रिटिश शासन द्वारा संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर अधिकार करने के बाद ही एक सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता का उदय हुआ। यहाँ पर इन्होंने जो है कांग्रेस की बात की है कि उस समय जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था तो कांग्रेस पार्टी जो थी उसमें कई लोग ऐसे थे जो राष्ट्रीय एकता के साथ जो है लड़े और जो है अंत में स्वतंत्रता हासिल की भारत के लिए। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों से बाहर निकलकर अपने अंदर एक बौद्धिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे जयप्रकाश नारायण का चिंतन चिर विकासशील रहा है और प्रारंभ में वे मार्क्सवादी थे और बाद में गांधी जी के प्रभाव से समाजवादी हुए और अंत में सर्वोदयी नेता। उन्होंने मार्क्सवाद से सर्वोदयवाद तक में की अपनी यात्रा का वर्णन स्वयं अपने शब्दों में किया है। और मैं रोटी के लिए, सत्ता के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, राज्य के गौरव के लिए अथवा जो है
अथवा अन्य किसी भी वस्तु के लिए स्वतंत्रता का सौदा नहीं कर सकता। ये कहते थे कौन? जयप्रकाश नारायण की मैं किसी भी चीज के लिए जो है वस्तु के लिए या चाहे वो समृद्धि सुरक्षा किसी के लिए भी हो, स्वतंत्रता से सौदा नहीं कर सकता अपने देश की, इनका ऐसा कहना था। ठीक है। और प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण को मार्क्सवाद गांधीवाद से कहीं श्रेष्ठ प्रतीत हुआ। जो है मार्क्सवाद जो है गांधीवाद से भी कई श्रेष्ठ प्रतीत हुआ। किनको? जयप्रकाश नारायण को, क्योंकि वे रूसी क्रांति द्वारा देख चुके थे कि मार्क्सवाद स्वतंत्रता, बंधुत्व और शोषण से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ व तीव्रगामी साधन है। किंतु जब वे अपने प्रवास के बाद भारत लौटे तो उन्होंने मार्क्सवादी होते हुए भी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उनके इस प्रयास की जो है मार्क्सवादियों ने कड़ी आलोचना की और उन्हें पूंजीवादी तथा प्रतिक्रियावादी घोषित कर दिया। और इससे जयप्रकाश जी को बहुत धक्का लगा। लेकिन जो है लेनिन के बाद सत्ता के संघर्ष में स्टालिन ने जिस प्रकार रक्त बहाया और लोगों की व्यक्तिगत सिहर उठे, जो है उनके मन में मार्क्सवाद के प्रति विरक्ति की भावना घर करने लगी। यानी कि पहले ये मार्क्सवाद के ज़्यादा सपोर्टर थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि लेनिन की जो ठीक है, लेनिन को हटाने के लिए जो स्टालिन ने ठीक है खून बहाया, रक्त बहाया जनता का, तो इनका मार्क्सवाद के प्रति इनकी जो है विरक्ति भावना आने लगी। यानी कि ये इसको ज़्यादा अच्छा फिर बाद में नहीं मानते थे। ठीक है। और रूसी छाप मार्क्सवाद से वे निराश हो गए। उन्होंने देखा कि भारतीय कम्युनिस्टों की निष्ठा भारत के प्रति कम और रूस के प्रति अधिक है। अतः जयप्रकाश नारायण ने एक सामाजिक दल का जो है संगठन किया और बहुत से कम्युनिस्ट समाजवादी दल और कांग्रेस के सदस्य उनके दल में आकर मिल गए तथा उनके दल का जो है उन्मूलन करने की चेष्टा में लग गए। जब जयप्रकाश नारायण को यह दुष्चक्र मालूम हुआ तो उन्होंने गद्दार साम्यवादियों को दल से निष्कासित कर दिया और अब मार्क्सवाद में उनका विश्वास पूरी तरह से समाप्त हो गया तथा समाजवाद के भौतिकवादी आधार में उनकी निष्ठा पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब वे पूर्णतः गांधीवादी हो गए और विनोबा जो है जी के प्रभाव से सर्वोदय आंदोलन के कट्टर समर्थक बन गए। यानी कि पहले तो ये मार्क्सवाद को मानते थे, अच्छा मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने देखा कि मार्क्सवाद जो है उसका स्तर गिर रहा है और लोग जो है उसके तरफ से गलत राह पकड़ रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या किया? इन्होंने ये गांधीवादी हो गए, मार्क्सवाद को इन्होंने छोड़ दिया और पूरी तरह से ये गांधीवादी हो गए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जयप्रकाश नारायण की समाजवादी विचारधारा। पहला क्या है? तो पहला है सामाजिक आर्थिक समानता के प्रति इनकी क्या विचारधारा थी? तो जयप्रकाश जी समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक विषमता के कट्टर विरोधी थे। वे भारत में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाना चाहते थे जिससे मनुष्य की शक्ति और क्षमताओं को सफल अभिव्यक्ति मिलने के मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त हो, यथासंभव सामाजिक और आर्थिक विषमता समाप्त हो, सबको अवसर की समानता प्राप्त हो। उनके समाजवाद का उद्देश्य समाज का सामंजस्यपूर्ण संतुलित विकास करना था। इसलिए वे उत्पादन के साधनों पर समाज के नियंत्रण के पक्षधर थे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीयकरण। सामाजिक आर्थिक न्याय और समाजवादी समाज की स्थापना उत्पादन के साधनों के समाजीकरण द्वारा ही संभव होती है। और सन 1934 में जयप्रकाश नारायण ने समाजीकरण पर बहुत जोर दिया और सन 1940 में उन्होंने रामगढ़ कांग्रेस में एक प्रस्ताव रखा जिसका उद्देश्य बड़ी उत्पादन इकाइयों पर सामूहिक स्वामित्व स्थापित करना था। और उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन, जहाजरानी तथा भारी एवं आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तो ये इनका दृष्टिकोण था राष्ट्रीयकरण के प्रति। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे भारतीय संस्कृति पर आधारित समाजवाद। यानी कि जयप्रकाश नारायण का मार्क्सवाद से मोह भंग हो चुका था। अब वे जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में विश्वास नहीं करते थे और समाजवाद के प्रमुख तत्वों को अपनाते हुए भी वे भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। और भारतीय संस्कृति का यह सिद्धांत कि मिल बांटकर खाना चाहिए उन्होंने अपना आदर्श बनाया। ठीक है। यानी कि भारतीय संस्कृति पर आधारित जो समाजवाद को इन्होंने अपनाया और सभी को मिल बांट कर खाना चाहिए, इस सिद्धांत को इन्होंने अपना आदर्श बना लिया। अब देखते हैं जयप्रकाश नारायण और समग्र क्रांति। बिहार में जन आंदोलन का प्रारंभ कर
जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति की ओर मुड़े, जिसके द्वारा वह केवल समाज की बाह्य संरचना में ही परिवर्तन नहीं वरन मानवीय चेतना में भी को भी परिवर्तित करना चाहते थे। और जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि समाजवाद लाने के लिए समग्र क्रांति की आवश्यकता है। और जयप्रकाश नारायण की मान्यता थी कि सभी वर्गों लोगों को इस क्रांति में भाग लेना है और समग्र क्रांति को सफल बनाने के लिए नवीन विचारधारा की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए किया गया संघर्ष मार्क्स के वर्ग संघर्ष से भी अधिक व्यापक रूप में होगा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार समग्र क्रांति के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है अति आवश्यक है, और इस क्रांति में जयप्रकाश नारायण ने युवा शक्ति के योगदान को विशेष महत्व दिया। यानी कि इनके द्वारा एक जो समग्र क्रांति की गई थी उसमें युवाओं को जो है काफी योगदान उसमें युवाओं का रहा था। ठीक है। और अब देखते हैं समग्र क्रांति के कार्यक्रम। 6 मार्च 1975 को दिल्ली में समग्र क्रांति की मांग को लेकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया और साम्यवादी दल को छोड़कर अन्य सभी दलों ने इसे पूर्ण समर्थन दिया। और इस जो है प्रदर्शन के बाद लोकसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित मांगे की गई, यानी कि समग्र क्रांति में कई मांगे रखी गई लोकसभा अध्यक्ष के प्रति ज्ञापन के माध्यम से। ठीक है। तो इसमें देखते हैं समग्र क्रांति के उद्देश्य जो थे वो देखते हैं। समग्र क्रांति के उद्देश्य जो है कौन कौन से थे। समग्र क्रांति की जो की गई थी उसके उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्य थे। कौन कौन से? तो पहला है लोकतंत्र की समुचित व्यवस्था। ठीक है। यानी कि समग्र क्रांति का उद्देश्य जनता को अधिक जागरूक, कर्तव्य परायण तथा जनप्रतिनिधियों को अधिक उत्तरदायी बनाना था। उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया कि जनता को वास्तविक लोकतंत्र प्रदान करना है और इसके लिए सत्ता पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता जो है होगी। ठीक है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण का यह भी विचार था कि जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। और उन्होंने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था जो है पूंजीपतियों तथा नौकरशाही दोनों के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। और अगला है न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना। समग्र क्रांति का उद्देश्य समता तथा सामाजिक न्याय पर आधारित ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना था जो अन्याय, शोषण तथा उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष कर सके। ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था ये स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद है जनशक्ति को जागृत करना। समग्र क्रांति की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि जनता में राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना जागृत की जाए, तभी वह जनशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगी। अगला है स्वयं सेवकों की भूमिका। जयप्रकाश नारायण का यह भी विचार था कि जनता में समग्र क्रांति का जो है आह्वान स्वयं सेवकों द्वारा किया जाएगा तथा राष्ट्रीय पुनर्रचना का कार्य स्वयं सेवकों की विशाल सेना द्वारा संपन्न किया जाएगा। अगला है जयप्रकाश नारायण और दल विहीन लोकतंत्र। जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों में दल विहीन जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की धारणा भी महत्वपूर्ण है। वे दलीय राजनीति के विरुद्ध थे क्योंकि यह समाज में नैतिक पतन, भ्रष्टाचार और स्वार्थपरकता फैलाती है। जिस दल का बहुमत हो जाता है वह समझ शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित करके लोकतंत्र के नाम पर स्वेच्छाधारी शासन की स्थापना करता है तथा जनता को स्वशासन के नाम पर भ्रमित करता है। ठीक है। इसके बाद केवल सत्तारूढ़ दल ही नहीं, विरोधी दल भी जनहित में कार्य नहीं करते हैं और उनके विचार में लोकतंत्र की वास्तविक उपलब्धि हेतु राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है और इसके लिए उन्होंने पंचायती राज का समर्थन किया। ठीक है। जो कि आज व्यवस्था फल फूल रही है। अगला यहाँ पे आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण प्रारंभ में मार्क्सवादी थे, बाद में गांधीवादी तथा समाजवादी हुए और अंत में सर्वोदयी। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस सरकार द्वारा गांधी जी के सपनों को पूरा न होते देख देश की दलगत राजनीति द्वारा लोक स्वराज्य की रूपरेखा न बनती देख जयप्रकाश नारायण ने विनोबा जी के सर्वोदय का मार्ग अपनाया और सक्रिय राजनीति से दूर रहकर जयप्रकाश नारायण भूदान, ग्राम दान, ग्राम स्वराज और लोक नीति के समर्थन में नए ढंग से देश के नए समाज के निर्माण के प्रयास में जुट गए। और जयप्रकाश नारायण ने निम्न बुराइयों पर प्रहार किया। कौन कौन सी बुराइयों पर प्रहार किया? तो पहला है लोक शासन को दलीय शासन से बनने से रोकना। ठीक है। और अगला है लोकतंत्र जो मतदान क्रिया में सिमट कर रह गया है उसे आगे बढ़ाना।
और अगला लास्ट जो है मताधिकार को वास्तविक बनाना। तो ये जो है इस प्रकार से हमने देखा आज की जो जयप्रकाश नारायण के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या लोकतंत्र हो, इन सभी के बारे में क्या क्या विचार थे, इन सभी के बारे में हमने देखा इस वीडियो में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा जयप्रकाश नारायण जी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के नए नए वीडियो हम आपको अपलोड करते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।